तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है लेंथ ऑफ न्यूबॉर्न एट ए टाइम ऑफ बर्थ, यानी कि जन्म के समय नवजात शिशु की लंबाई कितनी होती है। तो जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो उस समय उसकी लंबाई कितनी होती है आपको बताना है। आपके ऑप्शन है 70 से लेकर 100 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 20 से लेकर 30 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 45 से लेकर 55 सेंटीमीटर और लास्ट ऑप्शन है 70 से लेकर 80 सेंटीमीटर। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है 45 से लेकर 55 सेंटीमीटर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है हीमोग्लोबिन लेवल इन ए न्यूबॉर्न बेबी, यानी कि नवजात शिशु में हीमोग्लोबिन का स्तर कितना होता है। तो आप ऑप्शन में देख सकते हैं 12 ग्राम परसेंट है, 10 ग्राम परसेंट है, 18 ग्राम परसेंट है और 20 ग्राम परसेंट है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है 18 ग्राम परसेंट। क्वेश्चन नंबर 3 है फर्स्ट स्टूल ऑफ न्यूबॉर्न इज कॉल्ड, यानी कि नवजात शिशु के पहले मल को क्या कहा जाता है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है मैकोनियम, दूसरा है लेनुगो, तीसरा है वर्निक्स केसोसा और तीसरा है सीबम। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट है मैकोनियम, यानी कि नवजात शिशु के पहले मल को हम बोलते हैं मैकोनियम। इसके अलावा नीचे दिया हुआ है लेनुगो। तो जो नवजात शिशु होता है उसके शरीर पर जो बाल होते हैं उसे हम बोलते हैं लेनुगो। वहीं हम बात करें नवजात शिशु के शरीर पर पाए जाने वाले एक चीजी लाइक स्किन की, उसे हम बोलते हैं वर्निक्स केसोसा। क्वेश्चन नंबर 4 है ए न्यूबॉर्न हाईएस्ट चांस ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया ड्यू टू, यानी कि जो नवजात शिशु होते हैं उनमें हाइपोग्लाइसीमिया का खतरा अधिक होता है। तो इसका कारण क्या है। पहला ऑप्शन है इमेच्योर ऑफ लंग्स, दूसरा है इमेच्योर लीवर, तीसरा है इमेच्योर किडनीज और लास्ट ऑप्शन है इमेच्योर ऑफ इंटेस्टाइन, यानी कि आंत की अपरिपक्वता। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी है इमेच्योर लीवर। तो हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब क्या होता है। हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब होता है शुगर की कमी। तो यदि जो नवजात शिशु होते हैं अगर उनमें लीवर जो होता है वो इमेच्योर होता है तो ग्लाइकोजन जो होता है वो स्टोर नहीं हो पाता और ग्लाइकोजन स्टोर न होने की वजह से उनमें शुगर की कमी हो जाती है और यही कंडीशन कहलाती है हाइपोग्लाइसीमिया। तो इमेच्योर लीवर के कारण जो नवजात शिशु होते हैं उनमें हाइपोग्लाइसीमिया होने का खतरा जो होता है वो अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है विच एंटीबॉडी इज मोस्ट अबंडेंटली फाउंड इन ब्रेस्ट मिल्क, यानी कि कौन सा एंटीबॉडी स्तन दूध में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है आईजीए, दूसरा है आईजीजी, तीसरा है आईजीई और चौथा है आईजीएम। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है आईजीए। तो ब्रेस्ट मिल्क में पाए जाने वाला एंटीबॉडी है आईजीए। यदि हम बात करें आईजीजी की तो यह मदर के द्वारा प्लेसेंटा से होते हुए उसके फीटस यानी कि बेबी में जाता है। वहीं हम बात करें आईजीई की, यह हमारे एलर्जिक जो रिएक्शन होते हैं उनमें बढ़ते हैं। वही बात करें हम आईजीएम की तो ये इन्फेक्शियस जो इंडिकेशन है उसको इंडिकेट करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। विच इज़ नोन एज लो बर्थ वेट बेबी व्हेन न्यूबॉर्न वेट लेस देन, यानी कि नवजात शिशु का कितना वजन कम रहता है जन्म के समय, तब उसे कम वजन के शिशु के नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं ऑप्शन कौन कौन से हैं। तो पहला ऑप्शन है 3000 ग्राम, दूसरा है 2500 ग्राम, तीसरा है 2000 ग्राम और चौथा है 1500 ग्राम। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है 2500 ग्राम, यानी कि 2.5 किलो से कम। तो यदि नवजात शिशु का जो वेट होता है 2.5 किलो से कम होता है तो हम ऐसे बच्चे को कह सकते हैं कि वह लो बर्थ वेट बेबी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज साइलेंट किलर इन नियोनेट, यानी कि नवजात शिशु में साइलेंट किलर से किसे जाना जाता है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है हाइपोग्लाइसीमिया, दूसरा है हाइपोक्सिया, तीसरा ऑप्शन है एस्फिक्सिया नियोनेट्रम और लास्ट है हाइपोथर्मिया। तो साइलेंट किलर का मतलब ये है कि ऐसा रीजन जिसका हमें पता न हो और उस रीजन की वजह से उस बेबी की मृत्यु हो जाती है, यानी कि नियोनेट की मृत्यु हो जाती है। तो इसका रीज़न है हाइपोथर्मिया।
यानी कि हाइपोथर्मिया को नवजात शिशु में साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि जो एडल्ट हैं, एडल्ट के अंदर साइलेंट किलर किसे कहा जाता होगा? तो मैं आपको बता दूं कि एडल्ट के अंदर जो साइलेंट किलर होता है उसे कहा जाता है हाइपरटेंशन, यानी कि हाइपरटेंशन को एडल्ट के लिए साइलेंट किलर कहा जाता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन शुड बी कवर ड्यूरिंग फोटोथेरेपी, यानी कि फोटोथेरेपी के दौरान किन अंगों को ढककर रखना चाहिए? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है आंखें और जननांग, दूसरा है नेत्र और मुख गुहा, तीसरा है आंख और नाभि और चौथा है केवल जननांग क्षेत्र। तो आपका जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन ए है आंखें और जननांग, यानी कि आइज एंड जेनेटेलिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, नर्स मैनेजिंग ए चाइल्ड विथ इपिलेप्सी शुड नॉट डू, यानी कि मिर्गी वाले बच्चे का प्रबंधन नर्स को नहीं करना चाहिए। यानी कि किसी भी बच्चे को यदि मिर्गी आ रहा है, इपिलेप्सी आ रहा है, तो उसके लिए क्या प्रबंधन नहीं करना चाहिए? तो आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है गर्दन के आसपास के कपड़ों को ढीला करें, दूसरा है बच्चे को संयमित करें, तीसरा है सपाट स्थिति प्रदान करें और चौथा है एक तरफ सिर को घुमा दे। तो आपका जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन बी है, बच्चे को संयमित करें। यानी कि जब भी किसी बच्चे में एपिलेप्सी का लक्षण दिखाई दे तो उसे रीस्टेन नहीं करना चाहिए। आज चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ आइडेंटिफिकेशन साइन ऑफ हिप डिस्प्लेसिया, यानी कि कौन सा हिप डिस्प्लेसिया की पहचान हेतु लक्षण है? आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है बार्लो साइन, दूसरा है ऑर्टोलोनी साइन, तीसरा है ट्रेडन लेबर्ग साइन और लास्ट है ऑल ऑफ द एबव। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव, यानी कि उपयुक्त सभी। आइए समझते हैं कि बार्लो साइन क्या है और ऑर्टोलोनी साइन क्या है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बेबी है और बेबी का ये लेग है। तो जो बेबी के लेग का जो फीमर बोन है, ठीक है, उसे हम बाहर की ओर प्रेस करते हैं। तो जो लेग का फीमर बोन है वो बाहर की ओर आ जाता है और एक क्लिकिंग की साउंड सुनाई देती है। इसे हम बोलते हैं बार्लो साइन। यदि हम बात करें ऑर्टोलॉनी साइन की, तो जब हम फीमर के जो बोन है उसको अंदर की ओर खींचते हैं और जब क्लिकिंग की साउंड आती है तो उसे हम बोलते हैं ऑर्टोलॉनी साइन। यदि हम बात करें टेंडलबर्ग साइन की, तो जो अफेक्टेड लेग होती है वो छोटी दिखाई देती है और इसी साइन को हम बोलते हैं टेंडलबर्ग साइन। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि हिप डिप्लेसिया की पहचान के लिए कौन कौन से लक्षण होते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन था, ऑप्शन डी था। ये तीनों लक्षण आपको हिप डिप्लेसिया में दिखाई देंगे। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। बाकी जितने भी बचे हुए क्वेश्चन हैं जो कि आपके बीएचयू बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उन्हें हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।